नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का ये 11वां टेस्ट आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब होगा नवाब सलीमुल्लाह खां, यानी विकल्प डी सही होगा। जरा आइए इसको समझते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या क्रम रहा। अक्टूबर 1906 में एक आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला गया था मिंटो से मिलने के लिए, ठीक है। और वो उनकी मांग क्या थी कि वो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल जैसी व्यवस्था की बात कर रहे थे। उस पर मिंटो ने एक सकारात्मक उनको आश्वासन भी दिया। ये प्रतिनिधिमंडल वहां से लौट के आया और दिसंबर 1906 में एक सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? ढाका में। और उस सम्मेलन में नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा और वो स्वीकृत हुआ। और इसके बाद यह भी डिसाइड हुआ कि लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया जाएगा और आगा खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ठीक है। जब स्थापना की बात आएगा तो सबसे पहले आप वरीयता देंगे नवाब सलीमुल्लाह खां को। अगर इन केस नवाब सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन में, तो आप दूसरी प्राथमिकता देंगे आगा खां को, ठीक है। देखिए यहाँ आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों विकल्प में हैं, इसलिए हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? सलीमुल्लाह खान को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसके गठन का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और अगर ये दोनों नाम नहीं है और मोहसिन उल मुल्क नाम है तो फिर आप उसके साथ तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इस क्रम को भी समझ गए होंगे और आप अपने दिमाग में ये क्लियर कट रखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे, ठीक है। सलीमुल्लाह खां के ऑप्शन में न रहने पर हम आगा खां के साथ जाएंगे, ठीक है। यानी पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, हमने डिटेल में इसकी चर्चा कर दी है क्योंकि कंफ्यूजन में कई बार लोग गलत कर देते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई? तो अभी हमने बताया कि ढाका में हुई थी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी हमने आपको बताया कौन था? आगा खां थे, यानी आपका सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। कह रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा कि जो 1907 का वार्षिक अधिवेशन था वो कराची में हुआ, ठीक है। और 1908 का पूछेगा तो आप बताइएगा अमृतसर में हुआ, ठीक है। यानी एक बात मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस कोरिलेट कर दूं कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में ढाका में हुई, इसका 1907 का अधिवेशन कराची में हुआ और 1908 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस आपके दिमाग में होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट याद रखिए, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कराची। अगला देखिए, कह रहा है कि कथन में कह रहा है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मानने से मना कर दिया, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये कह रहा है कि लीग से कहा गया कि आप जो कांग्रेस की मुस्लिम जनता है उसके साथ मिलकर और एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप साथ आइए, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो ये मुस्लिम लीग था ये अपने आप को मुसलमानों के प्रतिनिधि का एकमात्र संस्था मानता था और ये कहता था कि हमारे अलावा मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, ठीक है। इस कारण से उन्होंने मना कर दिया था, यानी कथन एक हमारा सही है। अब कारण देखिए, कह रहा है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये स्टेटमेंट कारण गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ एक शब्द आप देख रहे हैं अकेली मुस्लिम लीग लिखा है, ठीक है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि जब स्टेटमेंट एक तरफा इंडिकेशन देने लगे तो वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि उसके गलत होने की पॉसिबिलिटी 100 में 95% एबव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम लोगों का सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। हम लोग कांग्रेस जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया था, ठीक है। ये अंग्रेजों के नज़र में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देख लीजिए, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने का प्रबल विरोध किया। ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि 1906 में जो बंगाल विभाजन के लिए जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया था? इसका तो सपोर्ट, वो बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी बात कि अलग निर्वाचन समूह के लिए तो वो वकालत कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने मिंटो से जाके मुलाकात की शिमला में, ठीक है। और पृथक निर्वाचन मंडल इन्हीं के प्रयासों से आगे आप देखेंगे कि 1909 में एग्जिस्ट भी किया, ठीक है। यानी कि ये तीसरा स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला चौथा भी देख लीजिए, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतःकालीन सरकार गठन करने वालों में से एक थे। ये बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट गलत कौन सा है? सी है। अब देखिए जरा इस प्रश्न को, ये आईएएस के प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था। यदि आपको मान लीजिए बाकी तीन नहीं मालूम थे
फिर भी आप अब तक के पढ़े हुए चीज़ों के हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आप इजीली कर जाते हैं, यदि आप एक दूसरी चीज़ों को इजीली कोरिलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ को डेवलप करिए, ठीक है। और जिन्होंने डेवलप किया है वो इसकी अहमियत को समझ रहे होंगे। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला पढ़ते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, बिल्कुल सही है, यही प्रार्थना की थी। और किसके नेतृत्व में गए थे? आगा खां के नेतृत्व में गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यानी पहला ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्टैब्लिश की थी। वो किसने की थी लंदन में स्टैब्लिश? तो पूरे विकल्प को देख लिया जाए। यहाँ हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अमीर अली खान ने लंदन में यह शाखा स्टैब्लिश की थी। और कब की थी? तो 1908 में की थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे कि ये अमीर अली बहुत अमीर थे, इसलिए इन्होंने पैसा खर्च करके 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा खोल दी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, ठीक है। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है डब्ल्यू हंटर का, यानी ये हंटर का स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट ये साबित कर रहा है कि उस समय जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो मुस्लिम लीग थी, क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग उनकी तरफ सपोर्ट कर रही थी, जिसमें प्रमुखता से सर सैयद अहमद खां का आप उदाहरण दे सकते हैं। यानी ये ऑप्शन क्या होगा? 12 का सी, ठीक है। अगला देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था, इसके नाम में एक मार्ले है और एक मिंटो है। याद रखिएगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन को हटाकर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था। यानी जो ये मिंटो नाम है ना, ये भारत के वायसराय हैं। और जो पहला नाम है मार्ले, ये जॉन मार्ले उस समय भारत के सचिव थे, ठीक है। इनके समय में ब्रिटिश संसद ने एक भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया। चूंकि इनके शासनकाल में पारित हुआ था, इसलिए इस भारत परिषद अधिनियम 1909 का नाम मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 पड़ा। अब इस बिल की विशेषता क्या थी? इस बिल में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। यानी जो सफर शिमला में मिंटो के साथ शुरू हुआ था वो आके यहाँ पर 1909 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे चलिए, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? याद रखिएगा कि जो अभी हम भारत परिषद अधिनियम कह रहे थे, इसी का इंग्लिश नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यानी इसमें हमने क्या बताया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। यानी कि ये क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है। यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह अंततः देश के विभाजन कराया, वो कौन सा था? वो कारण पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी का खिलाफत, और डी ऑप्शन यहाँ विकल्प सही होगा। कह रहा है कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्रों का जो देना था वही आगे चल के देश के विभाजन के लिए ये बीज यहाँ पर बोया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई तो उस समय वायसराय कौन था? अब देखिए ये वायसराय के सेक्शन में हम लोगों ने इस पर डिटेल चर्चा की है। जो लोग लगातार इस सेशन से जुड़े हुए हैं या जो अभी जुड़े हैं वो उस सेशन को देख भी लेंगे, तब भी उनको ये अनुभव हो जाएगा कि बात बिल्कुल सही है। यानी हम लोगों ने ये देखा था कि जो दिल्ली दरबार हुआ था जिसमें जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, ठीक है, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। और याद होगा आपको उसमें एक बात और डिसाइड हुई थी कि जो बंगाल विभाजन है वो रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कब ट्रांसफर हुई दिल्ली में? तो 1912 में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। इसको कई जगह हार्डिंग द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, ठीक है। किसके ऊपर फेंका गया? तो हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। यानी यहाँ का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, ठीक है। यानी जो हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, इसमें शामिल नहीं थे। अब जरा समझ लीजिए ये क्या बम कांड है हार्डिंग के ऊपर। ये जो हार्डिंग के ऊपर बम कांड है ना, इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये जान लीजिए। और अब ये बात आ रहा है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो इसमें जो शामिल थे उसमें मास्टर अमीर चंद भी शामिल थे, दीनानाथ भी शामिल थे, बाल मुकुंद भी शामिल थे, बलराज भैला भी शामिल थे, बसंत कुमार शामिल थे, अवध बिहारी शामिल थे। और इन सभी शामिलों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। जिसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई। एक नाम और हमने जो अभी जिक्र किया है कि दीनानाथ को सरकारी गवाह बना लिया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और इसमें भगवती चरण बोहरा का कोई रोल नहीं था।
एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो रास बिहारी बोस की थी, लेकिन वो चूंकि ये घटना के बाद वो जापान भाग गए थे, इसलिए मुकदमे से बच गए थे। ठीक है, तो ये पूरी बात थी हार्डिंग बम कांड यानी दिल्ली षड्यंत्र केस की। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हम लोगों ने इसको कई बार देखा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एसी मजूमदार। ठीक है, जरा समझिए, ये एसी मजूमदार, इनका पूरा नाम क्या है? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये वही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, नरम दल और गरम दल भी एकजुट हुए थे। ठीक है, और ये वही 1916 का समय है जब एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में उनका जिक्र भी किया है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? जरा इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि कई बार बताया है परीक्षार्थियों ने कि हमसे ये प्रश्न गलत हो गया, तो मैं आपको आज इसका बिल्कुल क्लियर कट सही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो अतिवादी और उदारवादी थे, इनको मिलाने का काम जो है वो एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। ठीक है, इनको मिलाने का काम किसने किया था? एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। अतिवादी और उदारवादी यानी वही जो गरम दल और नरम दल वाले थे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिले थे, उनको मिलाने का काम मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने किया था। ठीक है, यानी कि अगर उदारवादी और अतिवादी की बात आएगी तो हम एनी बेसेंट के साथ जाएंगे, और अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलने की बात आएगी तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? तिलक जी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन का मुख्य दूरगामी परिणाम वाला क्या निर्णय था जिसका दूरगामी परिणाम हुआ? तो यहां आप देख रहे होंगे कि लिखा है, पहला ही विकल्प है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का स्वीकार करना। यानी ये जो निर्णय था कि हम लोग आपके मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी उसको कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में स्वीकार्यता प्रदान कर दी। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यानी एक प्रकार से ये मुस्लिम लीग की एक सकारात्मक उपलब्धि थी। ठीक है, और इसके दूरगामी भी परिणाम देखने को मिले आगे चल के। इसमें कई सारे आपको विभेदीकरण आगे चल के आप देखेंगे कि फिर ईसाई, यूरोपीय और अन्य लोगों को भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बीज बो दिया गया बिखराव का, यानी कि यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो देख लेते हैं। पहला है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। यही स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। बाकी भी देख लीजिए। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों को पुनः मेल हुआ, किसने करवाया था? अब तुरंत रिकॉल कर लीजिए, तो किसने कराया था? तो इन उदारवादी और उग्रवादी का एनी बेसेंट ने कराया था, और उनका साथ उस समय तिलक भी दे रहे थे। और अगर पूछता कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, तो हम बताते जिन्ना के साथ तिलक थे। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया। बिल्कुल सही बात है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों के बारे में इनको अवगत कराया। अब चंपारण के किसानों की समस्या क्या थी कि अंग्रेजों ने कह दिया था कि 3 कठिया पद्धति लागू कर दी थी, यानी कि 3/20 हिस्से पर अनिवार्य तौर पर किसानों को नील की खेती करनी थी। ये समस्या थी और राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया किसको? महात्मा गांधी जी को। और किसमें कराया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। यानी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा असत्य है। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराया? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ये आरओ में यूपी एआरओ में, और ये आरओ में 2013 में मेंस में पूछा प्रश्न था। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, अब देखिए यहां पर भी एक समस्या होती है, ये इसकी तरफ भी लोगों ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया था वहां। देखिए क्या है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम। यदि होम रूल लीग के साथ आंदोलन सर्वप्रथम पूछेगा तो आपका जवाब एनी बेसेंट होगा। यदि ये पूछेगा कि किसने सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपका जवाब होगा तिलक। ठीक है, अब ये कैसे समझ लीजिए कि तिलक ने सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, ये तो लीग की स्थापना है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। मैंने बहुत क्लियर कट इसमें आप लोगों को अंतर करके स्पष्ट कर दिया है, अब आप लोग गलत मत करिएगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने बता दिया कि तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने होम रूल लीग कब शुरू किया था? अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने कब शुरू किया था? सितंबर 1916 में। जब जब चर्चा आए, जब जब पढ़िए, तो इसको रिपीट करते रहिए, आपका बार बार रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ सही होगा।
दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो कौन सा था, तो याद रखिएगा कि ये होम रूल आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। एक बात और यहाँ पे याद रखिए, ये जो होम रूल आंदोलन है इसको कई जगह पे कई परीक्षाओं में गृह शासन आंदोलन भी कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि गृह शासन आंदोलन लिख दे तो आप भौचक्का हो जाए, अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं है। इसी का ही इंग्लिश रूप है होम रूल आंदोलन, ठीक है। जब कभी भी हिंदी के वर्ड में समस्या है तो आप पेपर में जो उसका इंग्लिश वाला सेक्शन होता है आप वहां पर भी एक बार देख लिया करें, तो कई बार वो क्लियर हो जाता है कि हाँ क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ वो होम रूल आंदोलन था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका आंदोलन योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सही जवाब होगा, अल्काट। हम लोगों ने अल्काट के नाम को कहाँ देखा था, तो जब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आप पढ़ रहे थे तब वहां पे आपने अल्काट के नाम को पढ़ा था। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक तो समझ ही रहे हैं, अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में, और ये जो सुब्रमण्यम अय्यर जी का नाम है ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अब देखिए, अब तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना, ये स्टेटमेंट उसी के आधार पे आप सही कर देंगे। यहाँ पहला ही स्टेटमेंट लिख रहा है कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, मुझे जो याद आ रहा है कि शायद दूसरे ही प्रश्न में मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि ये वही 1916 का समय है जब होम रूल लीग की स्थापना हुई और अप्रैल और सितंबर में हो गई, और अधिकतर अधिवेशन जो होता था कांग्रेस का वो दिसंबर में होता था, यानी दिसंबर 1916 में जब अधिवेशन हुआ तो यही लोग मिलकर दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी एकत्रित किए, गरम दल और नरम दल को भी एकत्रित किए, यानी कि किसका प्रभुत्व था, तो यही होम रूल समर्थकों का ही, यानी कि एनी बेसेंट और तिलक का ही प्रभुत्व था। तो बस यही कोरिलेट करना, पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि क्या ऐसा बात था, क्योंकि पहला देखिए करा इसने देश के सामने एक स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। जरा इसको समझिए कि ये स्वशासन, होम रूल आंदोलन का स्वशासन का कॉन्सेप्ट क्या था। तो जो ये स्वशासन था यानी कि जो स्वराज शब्द था, इसमें इनका मानना था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थानीय या प्रांतीय या केंद्रीय स्तर पर एक उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकारिता की व्यवस्था करनी चाहिए। ये इनका सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन का एक इनका मोटो था, ठीक है, या इनका ये अर्थ था, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो याद रखिएगा फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, एनी बेसेंट, यानी आपका यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है कि एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। होम रूल आंदोलन, फिर मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, होम रूल आंदोलन शब्द दिया, यानी ये बात बिल्कुल सही है। अगर यही लिखता होम रूल लीग की स्थापना प्रारंभ तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि तिलक ने अप्रैल में 1916 में कर दी थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, लेकिन चूंकि प्रश्न में कथन में कहा गया कि होम रूल आंदोलन, तो हम लोग एनी बेसेंट के साथ जाएंगे। अगला देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोग थियोसोफिकल सोसाइटी को पढ़ रहे थे तो हमने आपसे बताया था इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और हमने आपको याद होगा कि हमने आपको कोरिलेट भी किया था कि 1875 वही सन है जब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है ये 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लाउदोस्तेस्की और कर्नल अल्काट द्वारा की गई थी, और जब ये मद्रास में आई, जब मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया तो उस समय 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्यता हासिल की थी, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संस्थापिका शब्द का यूज हुआ है, ठीक है, ये इसकी सदस्य बनी थी, इसीलिए कहता हूँ स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ संस्थापिका शब्द का प्रयोग है। अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में की एक बार अध्यक्षता थी, ठीक है, ये भी बात सही है कि ये 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, और हम लोगों ने इस बात को पढ़ा भी है कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है, दूसरा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संस्थापिका शब्द का प्रयोग है, अगर ये सदस्य रहता तो सही हो जाता, ठीक है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया था। अब यहाँ समझिए जरा, जो होम रूल आंदोलन, हम लोग होम रूल लीग की स्थापना की बात पढ़ रहे थे, तो जो एनी बेसेंट का होम रूल था वो अखिल भारतीय होम रूल था, ठीक है, अखिल भारतीय का मतलब ऑल इंडिया होम रूल जो था वो एनी बेसेंट का था, और जो तिलक साहब का होम रूल था वो कुछ जगहों पे था, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या बरार तक सीमित था, लेकिन जो एनी बेसेंट जी का होम रूल था वो अखिल भारतीय था, यानी ऑल इंडिया होम रूल था, और इसके आगे चल के अप्रैल 1920 में गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तब गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था, किसका, इसी ऑल इंडिया होम रूल लीग का, ठीक है। ये आईएएस के प्रीलिम्स में 2018 में पूछा गया, इसलिए ये प्रश्न, अब देखिए ये स्वराज और ऑल इंडिया होम रूल और इससे एक स्टेप आगे बढ़ा है ये प्रश्न, ठीक है, तो इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग गांधी जी के
आंदोलन, जो प्रारंभिक आंदोलन था उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। दिया कि करमचंद गांधी दीवान थे। पूछ रहा है करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। पहले करमचंद गांधी कौन थे ये समझ लीजिए। ये गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। अब ये देखिए कि ये कहाँ के दीवान थे, तो ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के, ये तीनों जगह के दीवान थे, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ये करमचंद गांधी थे इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ गांधी जी का भी थोड़ा परिचय कर लेते हैं हम लोग। गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि गांधी जी का जो विवाह था वो किसके साथ हुआ था, कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। और ये 13 साल की अल्प आयु में ही इनका विवाह हो गया था, ठीक है। तो ये परिचय भी हो गया और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि वो तीनों जगह के, इन तीनों जगह के दीवान थे। आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो याद रखिएगा कि जो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा थी वो पोरबंदर में हुई। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल से किया और उसके बाद उन्होंने भावनगर में स्थित इस श्यामल दास कॉलेज में अपनी पढ़ाई को किया। और आगे चल के इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये पूरा हमने एक कोरिलेट कर दिया, एक पूरी हायरार्की आपके सामने खींच दी गांधी जी की पढ़ाई से संबंधित। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ जो श्यामल दास है कॉलेज आप उसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पोरबंदर तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पोरबंदर की प्राथमिक शिक्षा से देता, पूछता कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, तो हमारा जवाब पोरबंदर हो जाता। अगर पूछता कि हाई स्कूल कहाँ से हुआ, तो राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल से हुआ। लेकिन यहाँ पूछा है कि श्यामल, यहाँ एक ही ऑप्शन ही है इनकी पढ़ाई के स्थान से, श्यामल कॉलेज भावनगर, तो हम उसी को टिक करेंगे, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, करा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। और कई बार ये प्रश्न पूछता है कि ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ये भी बात आपको जानना चाहिए कि ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ये देखिए, करा कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे है। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो 1904 में डरबन में एक फिनिक्स, डरबन में कहा दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, किसने, गांधी जी ने की थी, ठीक है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, डरबन अफ्रीका में। और इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने। कब की थी, 1904 में। यानी इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे, तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। यानी आपका यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिया है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य के प्राप्ति का रास्ता था। यानी अहिंसा का मतलब यह था कि हमको सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डी ऑप्शन सही दिख रहा है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। अब कैसे, ऐसा था कि गांधी जी की ये विचारधारा थी कि वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के भी हित को ध्यान में रखते थे, ठीक है। और गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, ठीक है। तो यानी कि ये समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी भी हो गए। और दूसरी बात है कि गांधी जी की जो विचारधारा थी वो मार्क्स की विचारधारा की से मिलती जुलती थी, क्योंकि मार्क्स भी राज विहीन समाज चाहते थे और गांधी जी भी राज यानी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। तो ये भी बात हो गई। तो यानी कि यहाँ हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करा कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से सबसे अंतिम में क्या था। तो पहला दिया बहिष्कार, धरना और फिर उपवास और हड़ताल। तो सबसे अंत में क्या था, हड़ताल। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया कि महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं। करा कि सत्याग्राही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गांधी जी के सत्याग्राही का अर्थ शत्रु को पराजित करना नहीं था। इनके सत्याग्राही का अर्थ था कि अपने शत्रु के हृदय को परिवर्तित करके और उसको अपने अनुकूल बनाना, ये उनके सत्याग्रह का अर्थ था। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, या ए। और क्या था अर्थ, ये भी हमने आपको बता दिया, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या था, गरीबी का स्थायित्व। वो कहते थे गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा गुनाह है। यानी प्रयत्न करना, अपने जीवन में अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना, उसके लिए प्रयास करना, ये एक आवश्यक है। और ये गांधी जी का या क्रूरतम क्या रूप था, गरीबी का स्थायित्व। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन के उपाय का क्या तरीका बताया था। तो यहाँ सही जवाब होगा आत्म नियंत्रण। यानी गांधी जी के अनुसार जो परिवार नियोजन था उसमें क्या था, आत्म नियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल जो है, इसको इंग्लिश में कहेंगे, वो एक नियोजन का तरीका था। ये ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो लगभग वो 21 वर्ष रहे, ठीक है। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। उनके मुकदमे को लड़ने के लिए गए थे। ये 1893 में गए और ये वापस आए जनवरी 1915 में, ठीक है। तो ये लगभग 21 साल वहां रहे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो अभी हमने आपको बताया कि जनवरी 1915 में आए। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, 1915। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग।
अब देखिए इसको कैसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी नक्सलवाद के नस्ली भेदभाव के प्रताड़ना में आ गए और इनको क्या किया गया, पीट मार के ट्रेन से उतार दिया गया। तो क्या हो गया, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि पीट मार के उतार दिया गया, तो यानी कि उनको ट्रेन से कहां फेंका गया, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, यानी आपका आंसर बी सही हो जाएगा यहाँ। करा एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, तो वो भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अब प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा दिनसा ई वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। ठीक है, तो किसके बाहर स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, यानी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, साबरमती नदी अहमदाबाद ने तो साबरमती आश्रम पड़ा। ठीक है, यानी यहाँ आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे कहा गया। अब जरा इसको समझ लीजिए, महात्मा गांधी ने 1915 में जब वो वहां से लौट के आए तो 1915 में अहमदाबाद में एक जगह का नाम है जिसका नाम है कोचरब। ठीक है, इस कोचरब क्षेत्र में उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम खोला। ठीक है, कौन सा आश्रम खोला, सत्याग्रह आश्रम। और बाद में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए इसको 17 जून 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। किसको, इसी सत्याग्रह आश्रम को। चूंकि साबरमती नदी के किनारे होने के नाते इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया। ठीक है, यानी कि इसका जो मूल नाम था वो क्या था, सत्याग्रह आश्रम। यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे पुराना है फिनिक्स आश्रम। ठीक है, जरा समझ लीजिए इसको। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इस आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम की। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि फिनिक्स आश्रम जो था वो महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक है, याद रखिएगा, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था, तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने जो सेवा धर्म अपनाया था वो कहां अपनाया था, दक्षिण अफ्रीका में। इनके एक मित्र थे जिनका नाम रुस्तम जी था, उनका एक धार्मिक अस्पताल था, उसमें ये सेवा भाव का काम करते थे। यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, कह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या होना चाहिए, तो राजनीति का तात्पर्य गांधी जी के हिसाब से जन कल्याण के लिए सक्रियता। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें निम्नलिखित में से कौन विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जो गांधी जी के राजनीति का प्रतिमान था उसमें नैतिकता भी थी, धर्म भी था, मानवता भी थी, लेकिन सत्ता और राज्य ये दोनों नहीं था। यानी सत्ता भी नहीं था और राज्य भी नहीं था। गांधी जी स्टेटलेस सोसाइटी की परिकल्पना मार्क्स के अकॉर्डिंग करते थे। यानी दो चीजें नहीं थी, सत्ता भी नहीं थी और राज्य भी नहीं। यानी डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, महात्मा गांधी ने। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला करा कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, और वो चंपारण के किसानों के लिए 1917 में किया था। ठीक है, यानी यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। करा है कि निम्नलिखित में से गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो अभी हमने आपको जिक्र किया कि गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है, जिसके बारे में राजकुमार जी ने इनको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बताया था, ये इनका सबसे पहला था। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी जिनके लिए सर्वप्रथम जाने जाते हैं वो क्या था, तो वो है आपका विकल्प यही दिख रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध। आगे चल के हालांकि गांधी जी ने निष्क्रिय विरोध की जगह पे सत्याग्रह शब्द को चुना था, तो यहाँ आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। करा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यानी कि उनके साथ ये बिल्कुल सही बर्ताव हो रहा है। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत में एक बड़ा क्या था, ये निर्मित वस्तुओं का एक बाजार समझता था। ठीक है, ये क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था कि हम यहाँ पे आएंगे और निर्मित वस्तुओं को यहाँ पे बेचेंगे, एक बहुत बड़ा बाजार है और हमारा माल बिकेगा। यानी 29 का सही विकल्प सी होगा। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का एक क्रम। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर केवल चंपारण देखा था, यहाँ पे हम लोग सभी जो भी हुए हैं उनका पूरा एक सीक्वेंस देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चंपारण 1917 में हुआ था। हमने आपको बताया कि जो चंपारण बिहार में जो किसानों को 3 कठिया पद्धति यानी
20 यानी 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य था, इसके लिए किया गया चंपारण आंदोलन। 1917 में अहमदाबाद मील आंदोलन, ये हुआ था फरवरी से मार्च 1918 में, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो अहमदाबाद में जो मील मजदूर थे वो चाहते थे कि हमको प्लेग का बोनस मिले, ठीक है। ये प्लेग के बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। वहीं अगला है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में है, और ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। खेड़ा आंदोलन का क्या है? खेड़ा आंदोलन में जो किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई थी, इसके बावजूद भी लगान में उनको छूट नहीं मिल रही थी, इसके कारण गांधी जी ने उनका इस खेड़ा आंदोलन लड़ा। अगला है असहयोग आंदोलन। ये 1920 से 22 के बीच में हुआ, और आपको मैं एक यहाँ हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ कि ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और आगे चल के 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया। यहाँ केवल इंट्रो है इस आंदोलनों का, आगे हम लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी डिटेलिंग, यहाँ बस केवल इंट्रो है, ठीक है। ये प्रारंभिक दौर के जो आंदोलन है उनको ये बताया जा रहा है। तो यहाँ आपका क्रम क्या हो जाएगा? अब हमने सबको बता दिया, क्रम उस हिसाब से स्टैब्लिश कर लीजिएगा। विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। कराए कि निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के बारे में कौन सा सही है? देख लीजिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी, हम लोगों ने अभी देखा था। कस्तूरबा गांधी जी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, ये भी हम लोगों ने चर्चा की, सही है। और उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए द इनर टेम्पल लंदन में की थी, ये भी सही है, ठीक है। और अगला है कि वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे, ये भी बात सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है आपके, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन में बदलाव डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें व्यक्ति का कल्याण सब कल्याण में निहित है, ठीक है। ये इसमें जो बात थी अनटू द लास्ट में, जो गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित की, कि व्यक्ति का कल्याण सब कल्याण में निहित है, यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित हुई? तो याद रखिएगा, ये रस्किन से भी प्रभावित हुई, थोरो से भी प्रभावित हुई और टॉलस्टॉय से, यानी इन तीनों लोगों से प्रभावित हुई। यह आंसर डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी सबसे संबंधित थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संबंधित नहीं थे, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी इसमें स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को, स्वदेशी आंदोलन 7 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को उसका बंगाल विभाजन का इंप्लीमेंटेशन हो गया। उस समय ये कोरिलेट हो गया, यानी वो स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे, वो खिलाफत आंदोलन में थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में थे और भारत छोड़ो में थे, ठीक है। यानी यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी ने किया था 1930 में। याद रखिएगा, जब गांधी जी दांडी मार्च यात्रा करके 6 अप्रैल को पहुंचे और वहां नमक उठाया उन्होंने, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हो गया। आगे हम लोग इसकी बहुत विस्तार में पोस्टमार्टम करेंगे। आगे देखिए, इसका है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह से गांधी जी का संबंध नहीं था, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसमें संबंध था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और खेड़ा आंदोलन अभी हम लोगों ने 1918 देख लिया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो सही क्या है? कह रहा है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, तो बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। यानी यहाँ पे डी विकल्प होगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ठीक है। ये कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक करके आए, ठीक है, तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार उनको महात्मा कहा था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ठीक है, तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे उनका नाम था प्यारेलाल, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इस समय इनकी व्यक्तिगत जो चिकित्सक थी वो सुशीला नैयर थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्यारेलाल इनके नोआखाली के काल में इनके सचिव थे, ये दांडी मार्च के समय भी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा बाइकोम सत्याग्रह, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ लिया। बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी का प्रत्यक्ष इन्वॉल्वेशन नहीं था। और ये बाइकोम आंदोलन क्या था? ये मंदिर में प्रवेश के संदर्भ में इस बात को था, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला दिया है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये बात भी सही है कि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, लेकिन वो सक्रिय रूप से ये डायरेक्ट जो है इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए और दो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दिया है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ सबसे पहले कब पहुंचे थे, तो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का प्रश्न है। तो गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। याद रखिएगा, कई बार अदर स्टेट में भी इसको स्टेटमेंट में करके दे देता है, तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को पहुंचे थे। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, करा कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे, तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जेबी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे। ठीक है, इस प्रश्न का सी आंसर होगा। करा कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से किसमें व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे, यानी कि वही अखिल भारतीय कांग्रेस के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जमनलाल बजाज। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा आपका। करा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही खजांची यानी बैंकर, यानी कि ये जमनलाल बजाज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपीटेड है। करा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों का गलत हो जाता है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इनका नाम चार्ल्स एंड्रयूज था और गांधी जी ने इनकी जो लोगों के प्रति उदारता थी उसके कारण इनको दीन बंधु की उपाधि भी दी थी, इसलिए इनको दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक भी थे। ठीक है, कौन, चार्ली एंड्रयूज। ठीक है, अब याद रखिएगा ये चार्ली एंड्रयूज का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी, इन तीनों लोगों के साथ में था। और एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि ये जो चार्ली एंड्रयूज थे ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म में भी गांधी जी के साथ थे। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि ये जो चार्ली एंड्रयूज थे ये गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के साथ एक सहयोगी के तौर पर गए थे। ठीक है, तो यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था, तो ये क्लियर कट आंसर है यरवदा जेल को, क्योंकि वहीं गांधी जी ने बिताए जाते थे। बी ऑप्शन सही होगा। कह भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बी ऑप्शन होगा। जान लीजिए कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टशिप की सिद्धांत को प्रतिपादित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका के 1903 में। ठीक है, कब किया था, दक्षिण अफ्रीका के 1903 में। थोड़ा और इसकी डिटेलिंग कर देते हैं। गांधी जी जब 1903 में जब जोहान्सबर्ग में थे तो वहां उन्होंने एक लॉ फर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और यहां पर वर्ष 1910 में यहां तक वो रहे और इसी लॉ फर्म में उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। ठीक है, आगे देखिए, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। आगे है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको डी ऑप्शन दिख रहा है कि वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि वो यूएसए में मशीनीकरण के पक्ष में क्यों नहीं होंगे, वो भारत में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, यानी डी स्टेटमेंट गलत है। कराए एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का जो सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, ठीक है, तो किसके द्वारा, तो वे उनको कुटीर उद्योग स्थापित करके हम अस्पृश्यों को, यानी जो छुआछूत जिनके साथ की जाती है, उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार में हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, कुटीर उद्योग स्थापित करके। डी ऑप्शन सही हो गया। कराए कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार से क्या तात्पर्य है, तो गांधी के नवाचार का मतलब यह है कि कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यानी कम निवेश हो अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई, तो अभी आपने देखा कि खेड़ा आंदोलन 1918 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण आंदोलन 1917 में, तो सबसे पहले कौन हुआ, चंपारण हुआ। डी ऑप्शन। करा है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था किसने, राजकुमार शुक्ल ने। हमने अभी चर्चा कर दी है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये इन्होंने कराया था। बी ऑप्शन सही हो गया। करा चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, तो हम लोगों ने जिक्र किया कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती को अनिवार्य करने की बात थी, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया था, यह स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने राजी नहीं किया था, वो साथ में गए थे वहां पे चंपारण में। अगला है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है, यानी गांधी जी के सहयोगियों में कौन थे, जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, एंड्रयूज थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, किशोर प्रसाद थे और पोलाक थे। ठीक है, यानी यहाँ पे केवल दो, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी आपका आंसर केवल 2, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, कह रहा है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अभी हम लोग चर्चा किए हैं, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला दिया है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो नकदी फसल के विरोध में हुआ था, यानी नकदी फसल के विरोध में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। करा कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो याद रखिएगा कि जो भारत में नियोजित विकास का विरोध है वो किसने, महात्मा गांधी ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे,
तो याद रखिएगा कि जो चंपारण में कृषि जांच समिति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है FG स्लाई ने की थी। ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और सदस्य कौन थे? DG रीड थे, महात्मा गांधी थे और LC अदामी थे, ठीक है। और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह थे और G रैनी थे। और ये याद रखिएगा इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे टैनर महोदय। तो इसमें कौन नहीं था इसमें शामिल? तो आपका सही जवाब होगा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। ये इनके साथ वहां गए थे, ठीक है, लेकिन चंपारण की कृषि जांच समिति में नहीं थे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया RO प्रीलिम्स 2017 में, ठीक है। यानी कि ये जो चंपारण की जांच समिति बनी इसके अध्यक्ष कौन थे? स्लाई साहब थे। और सदस्य में कौन थे? रीड थे, DG रीड थे, महात्मा गांधी थे और LC अदामी थे, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह थे और रैनी थे, ठीक है। और टैनर महोदय इसके सचिव थे। यानी कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं थे, यानी C ऑप्शन हो गया यहाँ पे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुग्रह इनके चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध था वो किया था NG रंगा ने, यानी विकल्प B सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के क्या कारण थे? तो उसको देख लीजिए। कराए अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे? खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। और कब हुआ था? 1918 में। यानी पहला ऑप्शन सही है, पहला मतलब कथन सही है। आगे करा कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू हो, ये बिल्कुल नहीं, ये उस समय बिल्कुल बात नहीं थी। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी A ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट किया गया। आज हम लोगों ने जो गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे वो सभी हम लोगों ने देख लिए, और भी जो छोटे छोटे टॉपिक थे जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना और अन्य जो थे वो हम लोगों ने आज इसको कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार इस श्रृंखला को हम लोग जल्दी ही फिनिश करेंगे और जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उन पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा की जाएगी, ठीक है, ताकि अब प्रश्न गलत ना हो आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।